नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी क्लासेस 2M पर। आज की क्लास में हम विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, और उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे जो उस प्रश्न से संबंधित होंगे। तो चलिए मित्रों, आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर दिन की क्लास आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत को कहते हैं। आपको बताना है कि ओजोन परत को क्या कहते हैं। विकल्प हमारे हैं जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत के बारे में आपको बताना है। आप बताइए सही विकल्प क्या है। अगर हम ओजोन परत पर चर्चा करें तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एक गैस है, जो कि हमारे वायुमंडल में 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक सांद्रता में पाया जाता है, और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार ओजोन परत जो है वह हमारा जीवन रक्षक परत है। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, जीवन रक्षक परत। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, और यह वायुमंडल में 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पास्कल मात्रक है। तो बताइए पास्कल किसका मात्रक है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। अभी हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया है कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। वहीं अगर त्वरण के मात्रक की बात करें तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर वहीं बल के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और अगर पास्कल की बात करें तो पास्कल हमारे दाब का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बर्फ का गलनांक होता है। बताइए बर्फ का गलनांक कितना होता है। एक एक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आप सुनते रहिए, क्योंकि एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न ऐसे तैयार होते रहेंगे। तो बताइए कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। विकल्प हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 19 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो होता है वह गल जाता है। बर्फ के गलनांक की बात करें तो बर्फ का गलनांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं जल के क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। क्या होता है, क्वथनांक। जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर बर्फ के गलनांक की बात करें तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्कर्वी रोग की पहचान है। तो यह बताइए कि स्कर्वी रोग की क्या पहचान है। विकल्प हमारे हैं मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर का कम होना या कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है। अगर आपको स्कर्वी रोग के बारे में बताएं तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं अगर विटामिन सी के बारे में बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीछे जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर वहीं विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारे खट्टे फलों में और अंकुरित अनाजों में, जो अनाज अंकुरित हो जाते हैं उनमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। और स्कर्वी रोग की पहचान की बात करें तो इसमें जो होता है वो मसूड़ों से रक्तस्राव, यानी मसूड़ों से हमारे रक्त बहने लगता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। एक प्रश्न के साथ हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए। प्रश्न देखिए कैसे पूछता है परीक्षाओं में कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब पूछा जाए कि स्कर्वी रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर पूछा जाए कि विटामिन सी किस में पाया जाता है तो विटामिन सी खट्टे
फलों में पाया जाता है और अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। वहीं अगर इसके रोग की पहचान की बात करें तो मसूड़ों से जो है रक्त स्राव होने लगता है। इसी प्रकार हमारे एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बताइए कि विटामिन शब्द जो है उसका प्रयोग किसने किया था? खोज की बात नहीं हो रही यहाँ पे प्रयोग, जो सबसे पहला प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। विकल्प हमारे हैं हॉकिंस, लुलिन, इक्जिकमान या फुंक। तो बताइए कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अगर प्रयोग की बात करें तो फुंक महोदय ने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगर वहीं खोज की बात करें तो इक्जिकमान महोदय जो हैं उन्होंने विटामिन की खोज की थी। खोज की बात आए तो जकमान महोदय ने, और अगर सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग आए, विटामिन शब्द के प्रयोग की बात आए तो फुंक महोदय ने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो बताइए कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है? विकल्प हमारे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान के बारे में बात करें तो यह 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर विकल्प में हमारे फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो हमारा क्या होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और विकल्प में हमारे है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, 37 डिग्री सेल्सियस। विकल्प ए हमारा सही हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा आज का 7वां प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो बताइए पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अगर पचे हुए भोजन के बारे में बात करें तो जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण हमारे छोटी आंत के शेषांत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत के शेषांत में होता है, छोटी आंत के शेषांत में होता है। और इस प्रकार हमारे से विकल्प है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अम्ल नीले लिटमस को करते हैं। तो आपको बताना है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं, लाल कर देते हैं या कोई प्रभाव नहीं होता है। तो बताइए, रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को क्या कर देता है। अगर अम्ल के बारे में आपको थोड़ा बताएं तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, लाल। अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। पिछली बार पीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से प्रश्न पूछा गया है कि पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का। विकल्प हमारे हैं 0, 1, 5 या 7। तो बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप बताइए सही जवाब क्या होगा। तब से हम पीएच पैमाने पर चर्चा करें तो पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिससे अम्ल तथा क्षार की प्रबलता मापी जाती है। पीएच एक पैमाना है, पीएच क्या है? एक पैमाना है जिससे अम्ल और क्षार की प्रबलता मापी जाती है। पीएच एक पैमाना है जिससे अम्ल और क्षार की प्रबलता मापी जाती है। तो बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बता दें कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। अक्सर परीक्षा में शुद्ध रक्त का या रक्त का पूछा जाता है कि रक्त का, खून का पीएच मान कितना होता है। आपको बता दें कि जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है।
परीक्षा में पूछा जाना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है 7.4। और रक्त कैसा होता है, तो रक्त हमारा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 के ऊपर जो जितने पीएच पैमाने पे आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और 7 से कम जितने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं मित्रों, अम्लीय होते हैं। तो रक्त हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच पैमाना कितना है 7.4। वहीं अगर 7 की बात करें तो जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है, और यह पीएच पैमाने पर 7 होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा धातु है। आप देख सकते हैं कि विज्ञान के हर भाग से प्रश्न उठाया गया है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो। तो चारों तरफ से जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और एक एक एक्सप्लेनेशन को सुनते रहिए, क्योंकि एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा एक धातु है। तो धातु बताना है आपको। हमारा विकल्प है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या सल्फर। विकल्प हमारे हैं आपके सामने। तो बताइए कौन सा एक धातु है। अगर आपको बताएं कि इनमें से कौन सा धातु है, तो हमारा जो सोडियम है वह एक धातु है। बाकी हमारी जो गैसें हैं ये गैसें हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब हमारी क्या हैं, गैसें हैं। जबकि सोडियम की अगर बात करें, सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा एक क्या है, धातु है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है। तो बताइए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। विकल्प हमारे हैं 8, 7, 9 या 12। तो बताइए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपको बताएं तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के हिसाब से लगाया है। परमाणु भार, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में लगाया है। तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें परमाणु क्रमांकों के, किसके, परमाणु क्रमांक, सही बताया आपने भी, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में किसमें, आधुनिक में लगाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर लगाया है। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो इनमें उन तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की अगर बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है। इसका हमारे सही विकल्प है विकल्प बी 7। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जठर रस में निम्न में से एक नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि जठर रस में से इसमें से कौन सा एक नहीं पाया जाता है। विकल्प हमारे हैं पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो जठर रस में नहीं पाया जाता है। आपको बता दें कि पोषण पाठ से लिया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रश्न पर चर्चा करें तो जैसे ही हमारा जो भोजन होता है वह आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं और जठर रस का स्राव करती हैं। आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वह क्या करती हैं, वो जठर रस का स्राव करती हैं, जिसमें से जठर रस में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तीनों हमारे जठर ग्रंथि से जब जठर रस निकलता है तो ये तीनों वहाँ से निकलती हैं। वहीं अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो हमारा होता है वह छोटी आंत में होता है, जो अधपचय प्रोटीन का पाचन करता है। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वह कहाँ होता है मित्रों, वह छोटी आंत में होता है। जबकि अगर HCl की बात करें, पेप्सिन की बात करें और रेनिन की बात करें तो ये तीनों हमारे जठर रस से निकलती हैं। अगर पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन हमारा जो होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो होता है वह दूध का पाचन करता है। जबकि HCl जो होता है वह हमारे भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, माफ कीजिएगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है।
HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी ट्रिप्सिन। यह कहाँ होता है? यह छोटी आंत में होता है। जबकि अगर पेप्सिन की बात करें, रेनिन की बात करें और हाइड्रोक्लोरिक की बात करें तो ये तीनों कहाँ होती हैं मित्रों? तो ये तीनों जठर रस से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होती हैं? जठर रस से स्रावित होती हैं और अमाशय में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो बताइए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, कहाँ होता है बताना है। जल में, पत्ती में, तने में या फूल में। तो जब हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अगर आपको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा बताएं तो प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि कहाँ होता है, तो पौधों के हरे भाग अर्थात पत्तियों से होता है। इस प्रकार जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो वह कहाँ होता है, वह पत्तियों में होता है। पत्तियों में रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनको रंध्र बोला जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें रंध्र बोला जाता है। इसी रंध्रों के माध्यम के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान, वह जो जल होता है उसका उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प बी पत्तियां। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो उत्सर्जी अंग बताना है आपको। उत्सर्जी अंग आपको बताएं तो वह शरीर का वह अंग जिससे हमारे शरीर के बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, वह उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो बताइए कि उत्सर्जी अंग कौन सा है। विकल्प हमारे हैं त्वचा, यकृत, वृक्क या अमाशय। बताइए कि उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया कि उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, जिन अंगों के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। तो मुख्य उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग में आपका वृक्क आ जाएगा। वृक्क हमारा क्या है, किडनी जो है वह मुख्य उत्सर्जी अंग है, जिससे हम मूत्र का त्याग करते हैं। अगर वहीं त्वचा की बात करें तो त्वचा भी हमारे उत्सर्जी अंग में आता है, क्योंकि पसीना हमारे त्वचा से निकलता है, तो यह भी उत्सर्जी अंग है। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वृक्क हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। चलिए, प्रकाश पाठ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो किसमें अधिकतम होता है, किस रंग के लिए अधिकतम होता है आपको बताना है। लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए या बैंगनी रंग के लिए। तो बताइए कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो आपको बता दें जो कांच का अपवर्तनांक होता है वह बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अगर वहीं न्यूनतम की बात करें कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है, तो न्यूनतम की बात करें तो वह लाल रंग के लिए होता है। न्यूनतम की बात करें तो वह किसके लिए होता है मित्रों, वह लाल रंग के लिए होता है। वहीं अधिकतम की बात करें तो वह बैंगनी रंग के लिए होता है। अधिकतम बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, वहीं न्यूनतम की बात करें तो लाल रंग के लिए। इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपनी कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर रोज़ की महत्वपूर्ण क्लास आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं जो उससे संबंधित होते हैं। इससे हमारे एक प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।